हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन का नया टॉपिक जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए देखो, मैं अभी बता देता हूँ कि अगर सैलरी में, बिजनेस प्रोफेशन में, हाउस प्रॉपर्टी में, कोई भी टॉपिक में अगर डाउट भी है ना, तो आप अभी ये सोचो कि मैंने टॉपिक खत्म ही नहीं किया है। सैलरी का भी हो, बिजनेस प्रोफेशन हो, कैपिटल गेन हो, हाउस प्रॉपर्टी या कुछ भी हो टॉपिक, मैंने टॉपिक खत्म नहीं किया। मैंने आपको टॉपिक का सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। सैलरीज के अंदर, बिजनेस के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आज जो करने वाले क्या, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टोटल इनकम। सम आपका टोटल इनकम का आएगा और आपको टोटल इनकम के सम्स को सॉल्व करना है, और टोटल इनकम के सम के अंदर ही आपको ये सारे कंसेप्ट्स आने वाले। तो कुछ डिडक्शन जो सैलरी में नहीं हुआ रहेगा या कुछ कंसेप्ट जो सैलरी में नहीं हुआ रहेगा वो हम फिर से कवर करने वाले ही है। अभी मैं घाई इसलिए कर रहा हूं कि एक बार पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, सोर्स ऑफ इनकम समझ में आ जाएगा, तो टोटल इनकम स्टार्ट करेंगे। 20-25 सम भी करेंगे तो आपका सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स सब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी एक बार सिलेबस खत्म होने दो, फिर रिवीजन जैसा आएगा, मतलब जब टोटल इनकम का सम आएगा तो आपका सब रिवीजन होएगा। सैलरी भी होएगा, बिजनेस भी होएगा, हाउस प्रॉपर्टी होएगा, कैपिटल भी होएगा, अदर सोर्स भी होएगा। ठीक है, कंसेप्ट दिमाग में पकड़ना है। सैलरी का कैलकुलेशन, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल, ये चीज आपको समझाना था मुझे। इस टॉपिक में जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूं उसके सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सम और बहुत सारे टाइप्स के आ सकते हैं, सम करने के लिए कंसेप्ट मालूम होना जरूरी। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन क्या होता है? तो कैपिटल गेन मतलब कैपिटल प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी को आप बेचोगे और इनकम जनरेट करोगे। जैसे मैंने मेरा घर बेचा, उससे पैसा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, दैट इज माय कैपिटल गेन। समझा? कोई मेरा मोबाइल है, मैंने साल भर यूज किया है, 2 महीना यूज किया, 8 महीना यूज किया, उसको बेचा, प्रॉफिट कमा लिया। मोबाइल में होता नहीं बट कमा लिया प्रॉफिट। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? तो आपका जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन वर्ड से पता चल रहा है कि आपका कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचोगे और इनकम जनरेट करोगे। प्रॉपर्टी बेच के इनकम जनरेट करना इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। समझाइए? अब प्रॉपर्टी में हमारे पास कितने टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं? 2 टाइप। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास था। अब शॉर्ट टर्म मतलब कितने टाइम के लिए था? 12 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 20 महीना, कितना महीना? तो इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे कुछ टेबल जैसा बना के रखा है, इस पे ध्यान देना, ये समझ लो। और ये नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सबसे पहला मैंने बात किया सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जो शेयर्स, डिबेंचर जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं आप, जिस रिकॉग्नाइज्ड है वो स्टॉक्स, उसमें अगर आप डील कर रहे हो और वो स्टॉक आपके पास 12 महीने तक है, 12 मंथ्स तक है, अगर आप उसे संभाल के रखते हो, 12 महीना या उससे कम है, तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन ये शेयर्स या सिक्योरिटीज आपके पास 12 महीने से ज्यादा चल गया तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, इक्विटी शेयर्स, अगर ये सब आपके पास 12 महीना या उससे कम है, आप 12 महीना या उससे कम तक इन्वेस्ट करके रखते हो, बाद में बेच देते हो, तो इसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। लेकिन 12 महीने से ज्यादा टाइम तक आपके पास है और फिर आप बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। समझा मैंने क्या कहा? 2 टाइप के कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कब? शेयर्स 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा है मतलब लॉन्ग टर्म। समझ में आया? एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ये बहुत रेयर केस में आता है, फिर भी समझाने के लिए।
अनलिस्टेड शेयर्स, ये लिस्टेड शेयर्स था, ये अनलिस्टेड है। ऐसे शेयर्स जो है ही नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं, फिर भी वो शेयर्स में आपने इन्वेस्ट करके रखा है। तो अगर आपने ऐसे कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है तो 24 मंथ्स का टाइम, 24 महीने तक, मतलब 2 साल तक इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म। 2 साल से ज्यादा हो गया और फिर आपने बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट होएगा। समझा? हाँ। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज यूनिट फॉर डेप्थ ओरिएंटेड फंड या अदर कोई कैपिटल असेट्स। 36 मंथ्स, 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म, और 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। जैसे मेरा कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट है, घर है, मैंने बेचा, बट वो घर मेरे पास 4 साल था, उसके बाद मैंने बेचा, मतलब वो लॉन्ग टर्म, लेकिन 4 साल यानी 36 मंथ से कम है, 3 साल से कम है, तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म। आपके लिए ये और ये 2 इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी यानी कि शेयर्स 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। प्रॉपर्टी 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ से ज्यादा है मतलब लॉन्ग। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फर्क क्या है? शॉर्ट टर्म में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैसे? शॉर्ट टर्म में अरे इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, डायरेक्ट। मैंने खरीदा था इतने में, बेचा इतने में, माइनस करो प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट। मतलब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली आता है, लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। क्यों? अरे इतने में खरीदा था उस साल इतने में खरीदा था, अब कितने में है, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा अब इतना है, ओके, तो आप इतना भी बेच रहा है, प्रॉफिट या लॉस। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन होगा। इंडेक्सेशन मतलब उसका नया वैल्यू निकाला जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स मतलब वैल्यूइंग द मनी, पैसे का कीमत निकालना। पैसे का कीमत निकालने के लिए इंडेक्सेशन करना पड़ता है, और आपको पैसे का जो इंडेक्स है क्वेश्चन में दिया जाएगा, जिसमें से कुछ इंडेक्स आपको याद रखने हैं। जैसे 2001 का इंडेक्स 100 रुपया, यह आपका बेस ईयर है। 2001 आपका बेस ईयर है, इसके बेसिस पे ही आप वैल्यूएशन करोगे, 100 रुपीज के बेसिस के ऊपर। 2001 पैसे 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 तक वैल्यूज हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो ऐसे टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एक चार्ट दिखेगा, ये है इंडेक्स का चार्ट। यहां पे जैसे दिख रहा है ना, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये 2001 से लेके 2022 तक है, 21-22 तक है। सर हमको सब ऐड करने का है क्या पूर्वा? इल्ले, नो, नेवर, खाली 2 चीज याद रखने का। कौन सा? तो एक है बेस ईयर और एक है करंट ईयर। करंट ईयर का इंडेक्स आपको मिलेगा 317। करंट ईयर मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर है। क्या है आपका प्रीवियस ईयर? 2021-22, इसका इंडेक्स है 317। ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद का क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा। सर नहीं दिया तो देंगे ही, वो नहीं रहेगा तो इंडेक्सेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। याद आप इतना तो रखोगे नहीं, ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चन प्रोवाइडेड रहेगा बोर्ड एग्जाम में भी, क्लियर बोल रहा, दिया रहेगा। ओके, तो टेंशन लेना नहीं है। बट ये 2 चीज नहीं देंगे, ये नहीं भी देंगे तो भी आपको याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके इसी साल का वैल्यू है। अब 2001 से लेके 2022, 22 साल का फिगर है, 23 साल का, वो सब याद करना 23 फिगर्स थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, कॉम्प्लिकेशन रहेगा। तो 2 तो याद रखो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। मतलब 2001 में 100 रुपया था तो आज 317 है, वही चीज का वैल्यू। मतलब मैंने 2001 में 100 रुपए में खरीदा था तो आज इसका कीमत कितना है? ये है इंडेक्स। वैसे ही अगर मैंने ऐसा लिखा कि भाई मैंने 5 लाख का सामान खरीदा था 2001 में, मतलब उसका कीमत 100 था। हाँ, तो आज अगर मैं उसे 25 लाख में बेच रहा, सॉरी 317 के हिसाब से बेचना चाहूं तो उसका कीमत कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। अरे हाँ, कैसे करूंगा? 5 लाख इंटू 317 अपॉन 100 करोगे। हाँ, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, इधर फॉर्मूला बता रहा हूं, वो ध्यान दो। ये है आपका इंडेक्स का फॉर्मूला।
इंडेक्स का फॉर्मूला है, किसी भी चीज का इंडेक्स निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो कॉस्ट इनटू CLI, कॉस्ट लिविंग इंडेक्स फॉर करंट ईयर CY अपॉन CLI बेस ईयर। फॉर्मूला है, कंसेप्ट बैठ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मूला ये है, जो भी कॉस्ट है उसको CLI ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय CLI ऑफ बेस ईयर करना है। अब बेस ईयर में 100 इसलिए बिकॉज 100 लिया है, अगर हो सकता है वो 2003 में खरीदा था तो 2003 का जो भी फॉर एग्जांपल 109, एग्जांपल मेरे को नहीं मालूम, मैंने इधर लिखूंगा क्या 109। अरे समझा, जिस साल का होगा उस साल का वैल्यू इधर आएगा, ठीक है। इससे हमको उसका कीमत पता चल जाएगा कि 2003 में वो हमने खरीदा था 5 लाख में, तो 2022 में उसका कीमत है इतना, आपने बेचा इतने में, खरीदा इतने में, माइनस करो प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का समझा मैंने क्या कहा है? तो यहां पे इंडेक्सेशन जो है, इंडेक्सेशन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म असेट पे होगा, शॉर्ट टर्म पे नहीं। शॉर्ट टर्म डायरेक्टली, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, 12 महीना शेयर्स के लिए, 36 कोई दूसरे असेट्स के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, समझ में? एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग एंड बोथ। लैंड और बिल्डिंग के लिए कंसेप्ट है 24, जमीन के लिए 24 मंथ्स है, बाकी सब कैपिटल असेट्स आ, इसके लिए 36, बाकी के लिए 24। ये ट्विस्ट है भूलने के लिए, ठीक है, क्योंकि भूल जाते लैंड एंड बिल्डिंग। याद रहेगा पक्का? छोटा सा सम करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या करना है तो अभी मैंने आपको बताया था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर ये फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन मतलब कितने में बेचा, नेट सेल्स बोल सकते हो। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन या तो सेल्स वैल्यू, कितने में आपने प्रीवियस ईयर में आपका प्रॉपर्टी बेचा है, इसमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ परचेस या आपका खर्चा, एक्सपेंसेस। तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट या तो लॉस। इतना सही टॉपिक है। अभी मैंने क्या बताया, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस, यही बोला ना मैंने, मैं यही लिख भी रहा हूं, खाली उनके लैंग्वेज में लिख रहा हूं, है यही। ध्यान रखना कि माइनस प्लस कर रहे तो शॉर्ट टर्म वाला कर रहे कि लॉन्ग टर्म वाला। शॉर्ट टर्म ऐसा ही है, लॉन्ग टर्म भी ऐसा ही है, खाली लिखने का पैटर्न बदलने वाला है। करना तो यही है चैतन्य, ठीक है क्या? पक्का 100%। चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, कुछ समझता है क्या? मिस्टर गावस्कर परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1st of June 1999। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैंने बताया था आपका बेस ईयर क्या होना चाहिए, इसके पहले अगर आपने परचेज किया है तो हमको पता ही नहीं है तो लॉन्ग टर्म ही हो गया रे प्रीति, 36 से ज्यादा हो गया ना, मतलब लॉन्ग टर्म ही है। 1999 मैं आपको बोल रहा हूं, आपका बेस ईयर क्या है 2001। अगर कोई भी प्रॉपर्टी 2001 के पहले खरीदा गया है तो जो बोल रहा हूं सुनो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी 2001 के पहले खरीदा गया है तो उसका प्राइस और 2001 का प्राइस दोनों को साथ में लाने का। 2001 में उस प्रॉपर्टी का कीमत बाय डिफॉल्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में। अगर प्रॉपर्टी 2001 के पहले का है पूर्वा, तो हमको जितने में खरीदा था वो प्राइस और 2001 का प्राइस जो क्वेश्चन में निकिता दिया रहेगा, दोनों को देंगे और कंपेयर करेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर वो हमारा खरीदने का प्राइस बन जाएगा। क्या बोला फिर से सुनो, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा है केशव, बट वो प्रॉपर्टी कभी खरीदा है 2001 के पहले। अब वो कोई भी साल में हो सकता है, 1999 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80s हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने प्रॉपर्टी खरीदा था 10 रुपए में 70s में, मैं चल रहा हूं 2022 में, बराबर है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तुमने कब खरीदा वो इंपॉर्टेंट, मेरे लिए 2001 इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट 2001 में उसका वैल्यू निकाल के रखेगी। लेकिन तुमने खरीदा था 10 में, मेरे हिसाब से 2001 में उसका कीमत है 5 लाख।
अब 10 और 5 में हायर क्या है, तो मेरा खरीदने का प्राइस 10 नहीं रहेगा, खरीदने का प्राइस क्या रहेगा 5। अब 5 लाख 2001 में है, मैं तो प्रीवियस ईयर में बेच रहा हूं, तो अगर 5 लाख 2001 में था तो 2022 में उसका कीमत कितना। बात समझा क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है क्या, कीमत ही निकालना है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। अंडरस्टूड? नहीं, जो बोल रहा शायद प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, एकदम ऐसा देख रहे ना क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है। चलिए ठीक है, हमने परचेज किया था, जैसा बोला वैसे लिख लेता हूं, परचेज किया, क्वेश्चन ही लिख लेता हूं, फिर कोई टेंशन नहीं। कब परचेज किया था, 1 जून 1999 को, कितने में 2 लाख में परचेज किया। चलिए ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है देखता हूं। He incurred an expense of rupees 1,50,000 toward a cost of improvement on 2nd of July 2003. इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया, इम्प्रूवमेंट का 2 जुलाई 2003 को, कितने का 1.5 लाख। चलिए जो बोल रहा है वो लिखते जा रहा हूं, बाद में देखता हूं क्या करना है। फिर क्या है, उसके बाद the fair market value of the house on 1st April 2001 fair market value 1st April 2001 को कितना 5,50,000। चलिए ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसे लिख लिया। फिर he sold the property on 10th of October 20, अपना प्रीवियस ईयर है ना, सेल्स कितने में सेल्स किया है 30 लाख रुपए में। ओके नेक्स्ट, उसके बाद इन्फ्लेशन मतलब CLI दिया है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कितना दिया है, तो 2001 और 2 का 100, फिर 2003 और 4 का 109, फिर 2021-22 नहीं भी बोला रहता तो भी अपन बराबर है। मैंने कहा है इनकम निकालना है, इनकम कैसे निकालें भाई, इतने में बेचा, खरीदा कितने में 2 लाख में। मैंने कहा यही गड़बड़ है। पहली बात तो चैताली, ये प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है, 1999 में खरीदा है, लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया मतलब इस पे इंडेक्सेशन आएगा। तो सबसे पहला मैं लिखूंगा फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब सेल्स वैल्यू, कितने में बेचा, इसमें माइनस करूंगा मैं जितने में खरीदा है, जिसे मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ परचेज। कितना 2 लाख, मैंने कहा नहीं 5 लाख नहीं। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यही समझना है, ये समझ गया टॉपिक को क्या आयुष, 2 लाख 1999 में खरीदा था ना, गवर्नमेंट के हिसाब से 2001 में उसका कीमत कितना है 5,50,000। तो इन दोनों को कंपेयर करो, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना हो गया, समझा। तो जब भी आपको परचेज वैल्यू 2001 के पहले का है तो 2001 का वैल्यू क्वेश्चन में यानी कि एफएमवी दिया रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, इसको कंपेयर करेंगे कितना खरीदा उसमें। अगर ये 2003 का होता तो यही वैल्यू में इधर लिखता। समझ में आया? अरे हाँ, क्यों? क्योंकि 2001 के बाद का वैल्यू चाहिए, उसके पहले का नहीं चाहिए। 2001 और उसके बाद का वैल्यू चाहिए, उसके पहले का वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, ये उसके पहले का था, इसलिए इसको और इसको मैंने कंपेयर किया। विच एवर इज हायर इज माई कॉस्ट ऑफ परचेज। अंडरस्टूड? अब कॉस्ट ऑफ परचेज में मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर का वैल्यू, हाँ या नहीं, डिवाइडेड बाय ये कौन से साल का वैल्यू है 2001 का, और 2001 का वैल्यू कितना है 100। तो भाई कैलकुलेट करो, 17 लाख। समझ में आया? तो उसका कीमत 5.5 नहीं है, उसका कीमत आज है 17,43,500। समझा? ये
इसमें और एक चीज माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी किया, मतलब खर्चा भी तो किया मैंने। कौन से साल में किया है, मतलब इंडेक्सेशन इस पे भी आ जाएगा। 1.5 लाख, 1.5 लाख इनटू करंट ईयर कितना 317 अपॉन ये कौन से साल का है, 2003 का है ना, 2003 4 का कितना है, विच इज इक्वल्स टू 200.39 ले लेता हूं ना, ये लो बराबर। हाँ बोल बोल, अभी करेंगे ना, सबर करेंगे। अरे ये इधर कैलकुलेट किया, इधर इसका निकाला, होता है ये उम्र में सीजन। सीजन अब क्या करेंगे मालूम है, इतने का बेचा, इतने में खरीदा था, इतना खर्चा किया, इसमें ये भी माइनस ये भी माइनस आ गया। इनकम फ्रॉम LTCG, ये कहने हैं सर, ये है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है, 8,20,061 हो गया सम। कॉलम बन गया। अच्छा क्या लिखने का, ये तो ऐसा हो गया, ये लिखे क्या सर, इधर ऊपर नाम भी लिखते हैं, वो पता है पहले भी, ठीक है। क्लियर हुआ टॉपिक, इजी टॉपिक है। इंडेक्सेशन निकालना और कुछ नहीं करना, और इंडेक्सेशन किस में निकलेगा, लॉन्ग टर्म। अगर ये शॉर्ट टर्म होता 30 लाख में बेचा, 5.5 लाख में खरीदा, माइनस प्रॉफिट, खत्म। शॉर्ट टर्म में डायरेक्टली माइनस कर दे, 30 लाख 1.5 लाख 50 माइनस करो, आंसर समझ में आया। शॉर्ट टर्म क्यों, क्योंकि अभी अभी खरीदा है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ऐसा डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। कंप्लीट करो, नेक्स्ट सम करेंगे, बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर ए परचेज इन डिसंबर 95, ध्यान देना आयुष, ₹50,000. The property was gifted to his friend Mr. B in July 2005. The following expenses were incurred by Mr. A and Mr. B on addition of the house. चेक करना बराबर है। पहला दिया है addition of one room by Mr. A in 1998-1999, 45,000. Addition of two room by Mr. A in 2002 and 3, 3 lakh rupees. Addition of 3 room by Mr. B in 2010 and 11, 7 lakh rupees. The fair market value of the house on 1st April 2001 was 40 lakhs. इधर 40 लाख है तो 4 लाख रहेगा, ठीक है। नहीं इन नवंबर 21 जरा करेक्शन मैं पढ़ कुछ तो करेक्शन दिख रहा है मेरे को, इसके लिए बोल रहा हूं। क्वेश्चन दिया है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1st April 2001 वाज 4 लाख, जो द प्रिंट नहीं हुआ है। द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर 40 lakhs, मतलब वो सेंटेंस मिक्स हो गया वहां पे, वाज 40 lakhs इन नवंबर 21 ऐसा दिया हुआ है, बराबर है। वहां रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। The fair market value of the house on 1st April was 4 lakhs. The property was sold for 40 lakhs in November 21. Compute the taxable capital gain in the hands of Mr. B for the assessment year 22-23. Cost inflation index for is as follow. 2021-22 का 317 है, फिर फाइनेंशियल ईयर 2002-03 का 105, 5 और 6 का 117 और फाइनेंशियल ईयर 10-11 का 167, बराबर है। ठीक, चलिए स्टार्ट कर। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखता हूं। तो पहला तो प्रॉपर्टी ए ने परचेज किया 1995 में, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी परचेज किया था 95 में, कितने में, 50,000। ये इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
उसके बाद उसने गिफ्ट कर दिया बी को, कौन सी ईयर में? 2005 में। मिस्टर ए गिफ्टेड मिस्टर बी, कौन सी ईयर में? 2005 में। गिफ्ट है तो प्राइस तो आएगा नहीं, बराबर। उसके बाद क्या पूर्वा देखो, उसके बाद दिया है कुछ खर्चा किया उसने। पहला फर्स्ट फ्लोर का कुछ रिनोवेशन हुआ है, 1 रूम का, आया नहीं? 1 रूम का कौन से ईयर में? 98 में। कितने का? 45,000 का। सेकेंड रूम का 2002 और 3 में 3 लाख का। चलिए ठीक है। थर्ड रूम के लिए 2010-11 में क्या किया? 7 लाख का खर्चा, बराबर है। उसके बाद FMV दिया है, दिया ही रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी 95 का है। कितना है? 4 लाख, बराबर है। फिर सेल्स वैल्यू 40 लाख। और कुछ पक्का समझा? एनी डाउट? इंडेक्स बोल दो चलो। 2001 का तो मुझे मालूम है 100 रहेगा। फिर 21-22 का 317। 2002 और 3 का 105। फिर 2005 और 6, यस 117। 2010-11 160। 40 लाख। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन समझना, थोड़ा सा ट्विस्ट है नॉर्मल जी। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 40 लाख, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब परचेज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में परचेज किया था? 4 लाख इंटू करंट ईयर अपॉन 100। सबर नहीं मालूम, मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, सोचने गए। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोग जब तक सोचते रहे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब 98 में इंप्रूवमेंट किया, 2002-3 में इंप्रूवमेंट किया, 2010-11 में इंप्रूवमेंट किया, 98 में किया इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? 2001 के पहले किया ना, इग्नोर। तो जो भी खर्चा तुम 2001 के पहले करोगे सब इग्नोर हो जाएगा। 2001 के पहले का जितना भी एक्सपेंसेस सब इग्नोर। 98 इग्नोर, 2002 आएगा भाई। इंप्रूवमेंट में पहला है 3 लाख का इंप्रूवमेंट इंटू 317 अपॉन 2002-3 105। अरे बराबर है। और एक है 7 लाख का इंटू 317, ये कौन से साल में? 10-11 167। चलिए इधर आ जाते, इंप्रूवमेंट का बता दीजिए। 9,05,000 714 आगे इधर इसका कैलकुलेशन 1,00,000 13,00,000 43 कर देता हूं ना। सवाल है इधर क्या 100 लिखो ना सर, तो मिलूंगा नहीं। क्यों है? ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 100 ही लिखता यहां पे, बट मैं 100 नहीं लिख रहा हूं यहां पे, मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूं 117। क्यों?
ए का प्रॉपर्टी था 1995 का, अगर वो उसी के पास होता, फेयर मार्केट वैल्यू मालूम था, मैं इधर 100 लिखता, लेकिन ए ने वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया है बी को 2005 में। 2005 में गिफ्ट कर दिया ना। अब जब उसने गिफ्ट कर दिया है तो उसका जो वैल्यू रहेगा कौन से साल का कंसीडर किया जाएगा, 2005 का। गिफ्ट एक कॉस्ट तो नहीं है, बट वो वैल्यू जो हमने लिखा है वो 2005 के लिए लिखा है। तो 2005 में उसका इन्फ्लेशन कितना है। अगर गिफ्ट नहीं किया रहता तो भाई बेस ईयर 2001 का वैल्यू 100 लिखता। समझा। तो जिस साल में उसको गिफ्ट किया है प्रॉपर्टी का इन्फ्लेशन उस साल का आएगा। क्लियर हुआ। इसलिए यहां पे ये बात। चलिए 10 लाख 16, ठीक है। अब सिर्फ माइनस करने का काम है, फटाफट माइनस कर लो। LTCG फटाफट। 6,81,783। पक्का। ठीक है, समझ में आ गया। हो गया, यही तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। समझा। इस पे समझ और लेंगे, इसका कंसेप्ट और भी अभी है, बहुत सारी चीजें बाकी है इसके अंदर। हाँ 11 ₹2 बस। क्या बुरा लग रहा था उसको। ठीक है यहाँ तक पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।